नमस्कार। जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का दिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स और यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के टॉपिक्स। दोस्तों, हमारा जो स्ट्रेटजी है वो अभी से ही चल रही है और एक एक करके हम जो टॉपिक्स हैं उनको कवर भी कर रहे हैं और काफ़ी कुछ हमने कवर भी किया है पिछले कुछ दिनों में। तो अगर आज आप पहली बार वीडियो से जुड़ रहे हैं, चैनल्स के साथ जुड़ रहे हैं, तो आप पीछे के जितने भी वीडियोस हैं आप एक बार उन्हें ज़रूर देखिए डेली बेसिस पर, ताकि आप कनेक्ट हो सके। दूसरा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पर नोटिफिकेशन मिल सके। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये खाली प्रमोशनल चीज़ें चल रही हैं। यार ऐसा नहीं है। कोर्स बेचना मेरे को भी आता है ना। कोर्स ही तो बेचना होता है। 2-4 डेमो वीडियो डाले, खत्म कहानी। ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक फुल फ्लैग कोर्स प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ, और केवल आपको ही क्यों, एक पूरा कंप्लीट कोर्स मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ, जिससे आप ही नहीं बल्कि आपके बाद भी जो आने वाले लोग हैं या जो आगे फ्यूचर में एस्पिरेंट्स रहेंगे पीजीटी कॉमर्स के किसी भी फील्ड से, चाहे वो केवीएस है, एनवीएस है, एचटेट है, डी++बी है, रीट है, यूपीटीजीटी है, जीआईसी है, बहुत सारे पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स निकलते हैं। उन सभी की वो स्टडी यहाँ से कर सकें और उन्हें वो मटेरियल मिल सके जो वो जगह जगह ढूंढते हैं। तो बेसिकली मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूँ, है ना। मैं यहाँ पर कोई बेचने का काम मेरा नहीं है। बेचनी होता तो वो तो मैं फिर यहाँ फिजिकल क्लासेस रन कर देता। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। फिजिकल क्लासेस भी रन होंगी, इन फ्यूचर होंगी, लेकिन यहाँ पर आपको सारा कंटेंट फ्री मिलेगा, ये चीज़ है। यहाँ कुछ पेड नहीं होगा, यहाँ आपको कोई प्रमोशन नहीं लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। और पूरा कोर्स डिटेल्ड में जैसा अभी तक मैं आपको प्रोवाइड करता हुआ आया हूँ वैसे ही बिल्कुल प्रोवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि बाद में पेड कर दिया जाएगा, कुछ नहीं है, बेकार की बात है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ रही हैं सोसाइटी के थ्रू, है ना, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करने के लिए जाते हो तो उसमें अड़ंगे लग जाते हैं। तो थोड़ा सा उसमें है एक चीज़, चलिए वो खैर हैंडल की जा रही है। बाकी थोड़ा सा आप अगर सपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें ईजीली हैंडल हो जाएंगी, है ना। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना और उन तक वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना और वो प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड करना, क्योंकि पीछे एक कमेंट भी आया था कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो महंगे महंगे जो कोर्सेज हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को पढ़ने का हक नहीं है ना। तो अगर आपको कुछ आता है और आप नॉलेज शेयर करना जानते हैं तो आई थिंक आपको नॉलेज शेयर कर देनी चाहिए, है ना। और खासतौर से ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है ना। तो ये एक चीज़ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए ताकि उन लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके और वो भी उसी स्केल पर कंपटीशन दे सकें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। कल अभी तक हम जो कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारा शुरू हो चुका है। और लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। मैंने आपसे कहा भी था कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में। उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के एग्जांपल के बेसिस पर वो मैं आपको कराऊंगा भी, क्योंकि केवीएस ने सीधा सीधा मेंशन किया 11th और 12th का सिलेबस सारा का सारा, है ना। तो वो एक चीज़ है। तो ये सारा कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये बात समझ लीजिए। और बाकी के जितने भी कॉमर्स के एग्जाम हैं उसमें 11th 12th से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, बट एडवांस फॉर्मेट में आते हैं। और जैसा कि अगर आप जुड़े हुए हैं और अगर नहीं भी जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल का मोटो केवल इतना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हर चीज़ पहुंच जाए, एजुकेशन पहुंच जाए और बेसिक से एडवांस तक की जर्नी हम लोग कर लें। तो अभी हम बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, बड़े बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद जब हमारा कंटेंट हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे एडवांस क्वेश्चन, बिल्कुल बेहतरीन वाले, ठीक है। कुछ नए क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा क्या आएगा कुछ नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन होगा और उसकी प्रिपरेशन होगी और हम उसको करेंगे भी, ये डैम श्योर है। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का एडवांटेज ले सकें, ठीक है। और बाकी लोगों की बातों में मत आइए, कौन क्या कह रहा है कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना, हमारा काम करना है, हमें जॉब सिक्योर करनी है और मुझे आप तक मटेरियल पहुंचाना है, बस। चलिए बात करते हैं
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व। तो बेटा इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो दो तरह से होता है। एक, नोट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, जब हमें इसे किसमें, बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। क्या हमें इसे बैलेंस शीट में शो नहीं करना है? तो अगर आपको इसे बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, नई बैलेंस शीट जो बनती है, तो उसमें दो तरीके के हैं। एक तो अगर आप रिजर्व और प्रॉफिट का ट्रांसफर करो, और अगर आप लॉस का ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या एंट्री करेंगे भाई? सीधी सीधी सी बात है, आपके पास रिजर्व है, ₹50,000 के, और आप इसको नहीं बैलेंस शीट में लेकर के नहीं जाना चाहते, तो पार्टनर क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, ए, बी और सी, सिंपल। तो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सामान्य संचय, लाभ हानि का क्रेडिट बैलेंस, ये ध्यान में रहे। धनीशेष, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कर्मचारी निधि खाता, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, विनियोग खाता, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कैपिटल किस कंडीशन में आएगा? अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो। और करंट किस कंडीशन में आएगा? अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो। क्लियर है वाली बात? तो सीधी एंट्री है, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, जितने भी रिजर्व और प्रॉफिट्स हैं सब डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर लॉस है तो, या फिक्टिशियस एसेट है तो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा बैलेंस बेटा? डेबिट बैलेंस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये फिक्टिशियस एसेट है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, वो एक चीज़ है। एक और आ जाता है इसमें, कई बार इस नाम से भी आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? किस रेशो में होगा? ओल्ड रेशो में, पुराने। और अगर आप शो करना चाहते हैं तो जो भी गेन और सेक्रीफाइस होगा पार्टनर में, वो एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेंगे। गेनिंग कैपिटल्स अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमने पहले पढ़ी थी। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पीछे की वीडियो देखिए, उससे क्या होता है, क्लैरिटी बन करके चलती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पीछे डिस्कस की हुई हैं, तो वो मैं अब डिस्कस नहीं करूँगा, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि टाइम भी बचेगा थोड़ा सा और हम ज़्यादा कर पाएंगे। और दूसरा ये होगा कि आप जब उन चीज़ों को दोबारा से बताता तो हूँ ही थोड़ा बहुत, तो उससे वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, सीधी बात ये है। चलिए, अनलेस स्पेसिफाइड, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज हैविंग ए क्रेडिट बैलेंस। अगर लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, अगर ये लिखा हुआ है तो डेबिट बैलेंस मानेंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। क्लियर हो गई वाली बात? रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इज अ स्टैट्यूटरी लायबिलिटी ऑफ द फर्म टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय कर्मचारी निधि खाता होता है और जो कर्मचारी निधि बीमा खाता होता है ना, ये क्या है, ये कानूनी रूप से किसी भी फर्म के दायित्व होते हैं। मतलब प्रत्येक फर्म के लिए इन दोनों को बनाना कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से आवश्यक होता है। किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए। तो इसके लिए इन्हें कभी भी रिजर्व नहीं माना जाता। ये क्या है, ये फर्म की लायबिलिटीज हैं जो फर्म को बनानी ही बनानी है, इसलिए इन्हें रिजर्व नहीं माना जाएगा और इसीलिए इनको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया जाता। ये भी ध्यान में रखें, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड।
मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इज इन द नेचर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सो इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट। कई बार क्या करते हैं, सीधी सीधी एक लाइन बता दी जाती है कि जिन भी वर्ड्स के लास्ट में रिजर्व या फंड आता है वो सभी के सभी क्या कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं पार्टनर्स में। अब सोचो तुम्हारे सामने अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आता, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड आता, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड आता, तुम लोग उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत। KVS में 1 नंबर गया और TGT PGT के जो एग्ज़ाम है UP TGT PGT तो उसमें तो 3.25 या 4 नंबर गए सीधे, ख़त्म। एक छोटी सी गलती। समझ में आ रहा है डिफ्रेंसिएशन? समझिए मैं क्या करा रहा हूं और आप किसके पीछे भागना चाह रहे हो, समझ रहे हो क्या आपको मिल रहा है और मैं क्या करा रहा हूं। बहुत भी बेसिक नहीं है ये यार, बेसिक मत समझना इसको, ये चीज़ बेसिक नहीं है। ये बेसिक है, किस एंगल से ये बेसिक लग रहा है बताओ? बेसिक तो मैं खाली कह रहा हूँ कि ये बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता नहीं, पर ये बेसिक नहीं है, ये बहुत एडवांस इन्फॉर्मेशन है, सबको नहीं पता होता है इनके बारे में। मैं तो एक एक चीज़ आपको उतार लाया कि अच्छा एक बात बताओ मुझे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रिजर्व। मैंने तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ। और लास्ट में मैंने तुम्हें दे दिया, चलो मैंने तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए। एक दे दिया मैंने जनरल रिजर्व, इससे पहले एक दे दिया मैंने तुम्हें वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। एक दे दिया मैंने तुम्हें क्या कहते हैं, चलो यही दे देता हूँ, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। और एक ऑप्शन दे दिया मैंने ऑल। बोलो मुझे एक बात बताओ, ऑल पर टिक करके आओगे कि नहीं करोगे, ईमानदारी से बताओ। ऑल पे टिक कराओगे ना? आंसर करेक्ट क्या है, नॉट पूछा है ना, MRF मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। फंस जाओगे, समझ गए, फंस जाओगे अगर नहीं गए डिटेल्ड में। तो डिटेल्ड में जाना जरूरी है, आपसे पूछ करके एग्जाम नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ एग्जामिनर ने टॉपिक दिया है, ये नहीं बोला है कि मैं उस टॉपिक में सब टॉपिक ये रहेंगे, वो उसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है और एडवांस लेवल पर पूछेगा, ये बात आप ध्यान में रखें। तो ये चीज़ है जो बाकियों से अलग करती है अधिगम मंत्रा को, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करेंगे इसकी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं अलग तरीके से, इसको करेंगे देखेंगे बाद में देखेंगे, पहले दूसरा तरीका देखते हैं। ठीक, दिख रहा होगा सभी को। ये क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये आपकी लाइबिलिटीज हो गई, रुपीज एसेट और रुपीज। लाइबिलिटीज में आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है 50,000 का, और यहां पर A और B पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। बस यहां पर हम चेंज करते रहेंगे और यहां से क्वेश्चन को समझते रहेंगे। तो पहला केस, इफ देयर इज नो क्लेम, अगर कोई भी क्लेम नहीं है। अच्छा इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, जिन बच्चों को वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं पता वो समझ लें कि ये होता क्या है। एक फर्म है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन लिमिटेड,
उसमें बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं। देखिए अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो हर एम्प्लॉय के ऊपर एक रिस्क होता है जो भी साइट पर काम करता है कि कहीं उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। हालांकि वो सारे स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं बट फिर भी कभी कभी कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। अब क्योंकि वो ऑन द जॉब काम कर रहे हैं तो इसके लिए कम अगर उनके साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? फर्म जिम्मेदार होगी। तो फर्म ये सोच करके चलती है पहले से ही कि यार कहीं ऐसा ना हो कि फर्दर फ्यूचर में हमें कोई नुकसान हो जाए। तो इसके लिए वो क्या करती है, उसके पास जो एक मटका होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो उस मटके में से एक दूसरा मटका तैयार कर देती है जिसको हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। और इसमें से वो थोड़ा थोड़ा इसमें ट्रांसफ़र करती रहती है। तो जैसे सपोज करो अभी इस मटके में कितने रुपए हैं? 50,000 रुपये हैं। तो किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई भी मिस हैपनिंग होगी, जैसे सपोज करो ये है, काम करते हुए इसको चोट आई तो इस मटके में से इसको पैसे दे दिए और ट्रीटमेंट करा दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है? क्लियर है ना ये वाली बात? चलिए, तो उसी का ट्रीटमेंट है कि अगर सभी, ये तो अच्छी बात है कि सभी के सभी क्या है, स्वस्थ हैं और किसी को किसी भी तरह की मिस हैपनिंग, किसी के साथ किसी भी तरह की मिस हैपनिंग नहीं हुई है। तो अगर किसी के साथ कोई भी मिस हैपनिंग नहीं होती है तो क्या होगा? तब ये सारा का सारा जो प्रॉफिट है ये किसको मिल जाएगा? पार्टनर को मिल जाएगा। पार्टनर शेयर कर लेंगे। तो बेटा एंट्री बनेगी ए केस में वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज। अब यहां पर कैपिटल तो दिया नहीं है तो इसलिए हम कैपिटल ही मान लेंगे। हम ये मान लेंगे कि ये कौन सा अकाउंट फॉलो कर रहा है? कैपिटल नेचर का। इनकी कैपिटल फिक्स नहीं है। तो कितने हैं? 50,000। 50,000 को 3 2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा? 30K और 20K। पहली ट्रांजैक्शन डन। क्लियर हो गई ये वाली बात? दूसरी ट्रांजैक्शन, ठीक है, इफ देयर, एक सेकेंड, if the claim is of rupees 20,000, अगर क्लेम 20,000 का है तो ठीक है साहब, कोई बात नहीं। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वो कितने का है? सर 50,000 का। इसमें से क्लाइबिलिटी कितने की अराइज हो रही है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, फंड नहीं, क्लेम मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कितने की अराइज हो रही है? सर 20,000 की। ठीक है, तो अभी मटके में से आपने 20,000 दे दिए तो मटके में कितने बचे? सर 30,000। वो 30,000 कौन ले लेंगे? एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। बोलो बात समझ आ रही है ये वाली? तो कितने बचे? 30,000 बचे। तो 30,000 को 3 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 18,000 और 12,000। क्लियर ये वाली बात? चलिए आ जाइए। सी, इफ क्लेम इज ऑफ ₹50K, अगर क्लेम 50,000 का हो, ठीक है साहब, कोई बात नहीं, ये भी कर लेंगे हम। तो वही मेरी सीधी सीधी वाली बात, हमें क्या डेबिट करना है? सर फंड। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। तो ये तो हमें डेबिट करना ही करना है। अगर क्लेम होगा तो क्लेम को क्या कर देंगे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितने का है? अब एक बात बताओ, आपकी मटके में, आपकी गुल्लक में 50,000 रुपये थे और 50 के 50,000 चले गए, तो अब आपको के पास कुछ बचेगा क्या? सर कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए पार्टनर्स को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा।
ठीक है साहब। तीसरा चौथा केस क्या आ सकता है साहब, इफ क्लेम इज ऑफ रुपीज 60K, 60,000। अच्छा, मतलब आपने गुल्लक में कितने डाले हुए हैं, 50,000, और आपको देने कितने पड़ रहे हैं, 60,000। पहली एंट्री तो एज इट इज पास करो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 50,000। क्लेम कितने का है, 60,000। रूल क्या पड़ा था, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट, तो मतलब 10,000 का डेबिट और होगा, लेकिन किससे, ये बड़ा सवाल है। तो किससे होगा बताइए, ये होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहां से सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, द अकाउंट विल बी डेबिटेड इन दिस केस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ये ध्यान में रखना। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि जो लॉस है उस लॉस की जो पूर्ति है वो कहाँ से की जाएगी, वो आपके रिवैल्यूएशन से की जाएगी। पार्टनर रिवैल्यूएशन के बिहाफ से लेकर के आएंगे पैसे। क्लियर है ये वाली बात, बताइए क्लियर है। क्लियर है, तो ये इसकी फर्स्ट वाली एंट्री बनेगी। अब इसकी सेकेंड एंट्री, ये ज़्यादा ही लाइट हो गया भाई ये तो। दूसरी एंट्री क्या है, अब ये जो रिवैल्यूएशन है इसको राइट ऑफ करना है, तो जब इसको राइट ऑफ करना है तो सर इसको क्रेडिट कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए से, 10,000 से। तो सर ये जो 10,000 रुपए की कमी है कौन पूरी करेगा, सर पार्टनर पूरी करेंगे। जब फायदा पार्टनर ले रहे हैं तो अगर नुकसान होगा तो वो कौन बियर करेगा, पार्टनर बियर करेंगे। किस रेशो में, पुराने रेशो में, तो 6,000 और 4,000। क्लियर है वाली कहानी। ये देखिए, ये आपका इस तरह से वर्कमैन कंपनसेशन फंड की एंट्री बनती है। क्लियर है यहाँ तक, एंड आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए आ जाइए। देखिए, अगर कोई क्लेम नहीं है तो, अगर कोई क्लेम नहीं है तो WCR टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट, ये हमने किया था। अगर क्लेम कम है, मतलब हमारा जो फंड है वो कितना है, 50,000 है, और क्लेम कितने का था हमारा, 20,000 का। तो यहाँ पर हमने 20,000 लिखे थे, 50,000 यहाँ हमने 20,000 लिखे थे, और यहाँ हमने 30,000 डिवाइड किए थे। बोलो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्क प्रोविजन फॉर क्लेम और टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। मैंने प्रोविजन फॉर क्लेम की जगह वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल है तो 50K और 50K, कम है तो 50K, 10K और 60K। और 10K की कमी किसने पूरी करी थी, पार्टनर्स ने पूरी करी थी। आ गया सब। ये मैंने आपको यहाँ पे, ये चीज़ मैंने आपको प्रोवाइड करी है, ये चीज़ मैंने आपके लिए बनाई है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है, ताकि आपको एक ही जगह पर सारा बुक पढ़ोगे पलटोगे, बहुत सिरदर्दी है यार। सबसे बेस्ट मैं आपके लिए सबसे बेस्ट लेकर के आया हूँ जो हो सकता है। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड समझिए इसको, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, है ना। पहले समझ लेते हैं क्या है ये। आ जाइए, पेज ले लेते हैं, ये सेलेक्ट ऑल और ये खत्म। तो बेटा इन्वेस्ट, जैसे कंपनी वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्रिएट करती है ना, वैसे ही कंपनी इन्वेस्टमेंट मेंटेन करती है। आप समझ रहे हो, जैसे सपोज करो
देखिए, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व या फंड, एक ही बात है। कितने का ले लें? 20,000 का ले लेते हैं, चलिए। और यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ये मैं टाइम टाइम पे चेंज भी करूंगा, है ना। जैसे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, सपोज करो आपने इन्वेस्टमेंट किया 50,000 का, तो बस यही कहानी है, एक पहला केस है ये। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट पर, पहला केस क्या है, नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है साहब, मत होने दो। तो हमारी जो पहली एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, IFR अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, दो पार्टनर मान रहे हैं वही 3-2, AB इन 3-2, ठीक है ना, यही मान रहे हैं। देखो हैंड राइटिंग पर तो जाना मत, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। तो 20,000 और 20,000 को 3-2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे तो 12,000 और 8,000, ये हमारी एक इंफॉर्मेशन है, ठीक। अच्छा, क्लियर है ये वाली बात, है ना। अब दूसरा क्या हो सकता है सर, दूसरा ये हो सकता है, ये कौन सी वैल्यू होती है, बुक वैल्यू होती है, और आपको मार्केट वैल्यू दी है फर्म, मार्केट वैल्यू है 42,000, चलो कितनी दी हुई है, 42,000 बी, ठीक है, ये बी वाला केस है। अच्छा, इसमें क्या होगा सर, IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट कितने, 20,000 रुपये टू इन्वेस्टमेंट। ये अब इन्वेस्टमेंट क्यों आया सर, बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट थे कितने के, 50,000 के, आज की डेट में उनकी वैल्यू कितनी रह गई, 42,000, तो कितने रुपए से कम हो गए, 8,000 से सर। तो आपकी जो एसेट है वो कितने से कम हो गई, 8,000 से। तो समझ गई 8,000 क्यों आया है, बोलो, समझ गई 8,000 क्यों आया है, क्योंकि आपकी एसेट 8,000 से कम हो गई। अब क्या करोगे, आपके फंड में कितने थे, 20,000, कम कितने हुए, 8,000, कोई बात नहीं सर। ए और बी को अभी भी कितने रुपए मिलेंगे, 12,000, किस रेशो में, 3-2 में। तो 3-2 में 12,000 को जब 3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा, 7,200, है ना, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,800। सिंपल कहानी, कोई दिक्कत, चलें आगे। अब सपोज करो सेम क्वेश्चन में ही मैं 42,000 की जगह इसकी वैल्यू डाउन कर दूं 30,000 तक। मतलब सर, मतलब ये कि आपके इन्वेस्टमेंट कितने के थे सर, 50,000 के, अब मार्केट वैल्यू कितनी रह गई सर, 30,000 की। तो अब क्या करेंगे सर, देखिए इसको इसका फर्स्ट केस बना देता हूँ और इसको इसका सेकंड केस बना देता हूँ। अच्छा, मतलब IFR में हमारे कितने थे, डेबिट थे, और सर हमारे गुल्लक में 20,000 रुपये थे, जिसमें से आपने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया कितने रुपए से, 20। तो सर इसका मतलब तो पार्टनर के पास कुछ बचा ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं बचा। तो पार्टनर को कुछ मिलेगा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है सर, फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि इसकी मार्केट वैल्यू और भी डाउन हो जाए। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लो कर दी और डाउन,
ये क्या किया सर, बताता हूँ अभी क्या किया। IFR कितने का है, बोलो फटाफट से। IFR है सर हमारा, IFR है सर हमारा 20,000 का, ठीक है। और सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 की थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सर 50,000 की थी, जो 20,000 तक रह गई, मतलब सर 30,000 से कम हो गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो मतलब सर 10,000 रुपये वापस से क्या हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे, कोई शक होने ही नहीं चाहिए आप लोगों को। ओके, तो ये एक तरह से फर्म के लिए नुकसान हो गया ये तो, हाँ ये फर्म के लिए क्या हो गया, एक तरह से नुकसान हो गया, फर्म के लिए क्या हो गया, ये एक तरह से नुकसान हो गया। चलिए तो इसमें इसको आ जा भाई, ए ले लो और इसको बी ले लो। तो इसका मतलब सर ये ए डेबिट कर देंगे, बी भी डेबिट कर देंगे, और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही तो होगा सर, हाँ जी साहब ऐसे ही होगा। किस रेशो में सर, 6,000 और 4,000। अब तो ये पता चल गया सर, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशो में ले आएंगे। अच्छा क्लियर हो गई ये वाली बात सारी, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताओ, ठीक। चलिए अभी मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ रब कर देता हूँ। तो क्या सर ऐसा ही हो सकता है कि केवल इन्वेस्टमेंट का प्राइस तो बढ़ भी जाता है ना, हाँ बढ़ भी जाता है। तो सर बढ़ेगा तो क्या होगा, सपोज करो आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 से 60,000 का हो गया, तो सर ये तो लग रहा है इनको डबल फ़ायदा हो रहा है, हाँ इन्हें डबल फ़ायदा हो रहा है बेटा। देखो IFR अकाउंट डेबिट सर 20,000, तो इस इन्वेस्टमेंट है क्या कोई, टू इन्वेस्टमेंट, नहीं सर ये इन्वेस्टमेंट यहाँ थोड़ी आएगा, ये जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट है ये यहाँ थोड़ी आएगा, ये तो तब आता है जब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होता है, जब एसेट्स कम होती है तब वो क्रेडिट होती है। तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रहे हैं सर, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब तो फिर ये हो गया सर कि ये IFR पार्टनर एज इट इज ले लेंगे, हाँ 2B कितने कितने रुपए, हाँ सर 12,000 और 8,000 रुपये, ठीक। ओके ये पहली एंट्री बन गई, ये कौन सा केस था, ABC, सी है ये, सी वाला लो इसको, ठीक है। बी में तो हमने कम किया था ना, ये सी वाला, 3 केस हैं इसके। इन केस ऑफ लॉस किया था अभी हमने, और यहाँ पर कौन सा केस है, गेन वाला, गेन कर रहा है ना। अच्छा तो सर दूसरी एंट्री क्या बनेगी, सर इन्वेस्टमेंट बढ़ गए तो इन्वेस्टमेंट को हम डेबिट तो करेंगे ही करेंगे, डैम श्योर वाली बात है, कोई शक वाली बात ही नहीं है। कितने रुपए से सर, 10,000 से। ओके सर, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके ठीक है सर। कितने रुपए से, लेकिन कितने रुपए बढ़े थे, क्या हो गया भाई, ये कैसे होती है, अच्छा
थर्ड केस, तो थर्ड केस में क्या होगा फिर? तो सर रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और इसका फायदा ए और बी को मिल जाएगा। हाँ जी, ओके, ये बात। कितने कितने रुपए? 6,000, और तो ए और बी को यहाँ पर डबल फायदा हो गया। क्लियर कहानी? पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया? एक एक चीज़ को किस डिटेल्ड और एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है, समझ आ गया? केवीएस वालों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं ये वाले तुम्हारे लिए। आ जाओ। अगर मार्केट वैल्यू, पहला देखो, लेस देन आईएफआर, ठीक है ना, तो ये इसको क्लासिफाइड कर लेते हैं। मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू किसके इक्वल है? बुक वैल्यू के, तो आईएफआर टू पार्टनर्स कैप, एक सेकंड, ठीक है, किया इसमें मैंने, लेस देन आईएफआर, अगर आईएफआर से कम है ना, तो आईएफआर तो डेबिट हो गया, इन्वेस्टमेंट जितने से कम हुआ वो आ गया, और बाकी का किस में चला गया? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला गया। ठीक है ना, क्लियर है? और अगर इक्वल टू आईएफआर हुआ, किसके हुआ? इक्वल टू आईएफआर, तो इक्वल टू आईएफआर का मतलब क्या? कि अगर आपको 20,000 का मेंटेन किया हुआ आईएफआर, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी कितने के कम हो रहे हैं? 20,000 के कम हो रहे हैं। और अगर मोर देन आईएफआर हुआ, मतलब आपका एफआईआर तो 20,000 का है ना, लेकिन आपको नुकसान कितने का हो रहा है? 30,000 का, तो इन्वेस्टमेंट कितने से हो रहा है? 30,000 से, तो 10,000 का रिवैल्यूएशन में चला गया, और रिवैल्यूएशन में 10,000 का लॉस कौन बियर कर लेगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये कहानी क्लियर हो गई? ये वाली क्या कहानी है? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इक्वल है, मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 का है, तो आपकी उसकी बुक वैल्यू भी मार्केट वैल्यू दोनों के हैं 50,000 है, तो इसका मतलब जो 20,000 का आपने आईएफआर मेंटेन किया हुआ था, वो सारा का सारा कौन ले लेंगे? पार्टनर्स ले लेंगे। और अगर, समझ रहे हो, और अगर आपकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा, ये यहाँ पर ऐसे आएगा, अगर आपकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो जो आईएफआर तो पार्टनर ले ही ले लेंगे, साथ में उन्हें इन्वेस्टमेंट पर फ़ायदा हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, और उसको वो गेन कर लेंगे। तो ये एक चीज़ है। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें? ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया, और यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, आ जाइए। इफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और deferred revenue expenditure are adjusted through capital or current account of partners, then the same will appear in the balance sheet at the old amount. और उसके लिए हम कौन सी एंट्री पास करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, और उस एडजस्टमेंट एंट्री में हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास करेंगे, और बाकी जो एक्चुअल वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ उसमें चली जाएंगी जो उसमें है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या सभी के? चलिए, मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये जो सेशन है, अच्छा एक सेकंड देना, ये स्क्रीन पर नहीं आया, रुको 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 भाई, रुको एक सेकंड दो ज़रा, ये मैंने बताया तो दिया आपको, लेकिन ये स्क्रीन पर नहीं आया, वो पिक्चर चेंज करनी भूल गया, एक सेकंड दो बस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी। बेटा एक सेकंड देना बस। ये देखो, ये आपके लिए बनाया था, और यहाँ पर सारा कुछ है। देखो, जैसे अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के इक्वल है,
मार्केट वैल्यू किसके इक्वल है, बुक वैल्यू के इक्वल है, तो आप क्या करोगे, आईएफआर का कुछ यूटिलाइज नहीं होगा, तो अब आईएफआर का कोई यूटिलाइज नहीं होगा तो आईएफआर कौन ले लेगा, पार्टनर्स ले लेंगे। इसकी साइन की जगह पर ये मोर देन का साइन है। और अगर आपका मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू वो तो 60,000 की है, और बुक वैल्यू जो है वो कितने की है, 50,000 की है, और वहाँ पर आपने आईएफआर क्रिएट किया हुआ है कितने रुपए का, 20,000 का। तो ये जो 20,000 है ये तो पार्टनर्स ले लेंगे, और इस पर जो 10,000 का फ़ायदा हो रहा है वो रिवैल्यूएशन के थ्रू किसके पास चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पास चला जाएगा। यही तो हमने पढ़ा था। और अगर आपकी मार्केट वैल्यू कम है किसके कंपैरेटिबल, बुक वैल्यू के, तो बुक वैल्यू ज़्यादा है, तो 3 कंडीशन बनेंगी, या तो वो एफआईआर से कम होंगी, जैसे आपका आईएफआर कितने का है, 20,000 का, लेकिन आपका जो मार्क बुक वैल्यू कितनी कम हुई है, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ है, 10,000 से कम हुआ है, तो यहाँ पर 20,000 आ गया, यहाँ पे 10,000 आ गया, और यहाँ पे 10,000 आ गया। क्लियर बात। और अगर इक्वल टू आईएफआर है, मतलब आपको नुकसान जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 20,000 का हो रहा है, तो यहाँ पर भी 20 के आ गया और यहाँ पर भी 20 के आ गया, तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका आईएफआर तो 20,000 है, लेकिन आपको जो लॉस हो रहा है वो 30,000 का हो रहा है, तो आईएफआर अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 20,000 से, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से होंगे, 30,000 से, और 10,000 से यहाँ पर आ जाएगा, और रिवैल्यूएशन में 10,000 रुपये कौन ले आएंगे, ओल्ड पार्टनर्स ले आएंगे। ये वाला जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, मैं आपको बताता चल रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अगर रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है ना, अगर इनको कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करने के लिए कहा जाए, तो इनको एडजस्ट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं, यहाँ पर ये शब्दों का खेल है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, एडजस्ट करने के लिए, दोबारा पढ़ लो इसको, एडजस्ट करने के लिए कह रहा है, तो एडजस्टमेंट एंट्री बनती है हमारी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उस कंडीशन में जो रिजर्व हैं वो सारे के सारे उसमें दिखाए जाएंगे, ठीक है। और आपको एडजस्टमेंट एंट्री अगर पास करने के लिए कहे तो किस तरह से करेंगे वो भी आप देख लीजिए, एक सेकंड दीजिए। जितने भी रिजर्व्स हैं प्लस जितने भी आपके प्रॉफिट्स हैं उनको प्लस कर लेंगे, माइनस जितने भी आपके लॉसेस हैं उन सबको माइनस कर लेंगे, और जो भी आपका अमाउंट निकल करके आएगा, ठीक है, उसको किस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में। किस में, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, लाभ हानि अनुपात में, ठीक है ना। गेनिंग मतलब प्राप्त, सैक्रिफाइस मतलब देना, ठीक है, तो शेयर में, तो इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ना हम कुछ कल क्या करेंगे, इसके बाद हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ तक की, और उसके बाद फिर मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करूँगा। तो उससे क्या होगा, अगर मैं एक साथ फंडामेंटल और रिकॉन्स्टिट्यूशन सब एक साथ स्टार्ट कर दूंगा ना, तो उससे बड़ा घिचपिच हो जाएगा, और अब ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज, मतलब कितना कुछ आपने किया है और कितना कुछ आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो वो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो इसके बाद आप एमसीक्यू सीरीज़ रहेगी हमारी इस चैप्टर की, जहाँ पर हम एमसीक्यू के क्वेश्चन करेंगे। मैं आपसे हमेशा बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है, और रिवीजन कंटिन्यू कीजिए प्रीवियस का, और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालिए, इस कंटेंट से बिल्कुल अलग अपना कुछ, ठीक है। तो जब आप ये कर लेंगे तो आपका जो रिवीजन है या जो आपकी प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, देखिए मैं कोई फीस नहीं ले रहा, मैं खाली आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ कि यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने
फ्रेंड्स सर्कल्स में जो टीजीटी पीजीटी या किसी भी कॉमर्स लेवल की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं, अगर ये तो 11-12 वाला भी पढ़ेगा ना, बोर्ड वाले जो बच्चे हैं 12th के, उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियर है। केवीएस ने ऐसा सिलेबस दिया है, उनको शेयर करो, उन्हें बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। जो चीज़ें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, जो चीज़ें आपको समझाई गई आपको आती थी या नहीं आती थी, और अगर आती थी तो आपने क्या नया सीखा, और अगर नहीं आती थी तो आपको कैसा सेशन लगा। ज़रा बताइए, कमेंट कीजिए आज का सेशन कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, प्रॉब्लम, कुछ भी चीज़ें हैं, कमेंट कीजिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। फंडामेंटल और रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई हैं। अब हमारे पास जो चीज़ें आएंगी वो आएंगी रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। ठीक है, तो ये कंटेंट भी हम करेंगे एक एक करके, सारा पूरा कंप्लीट सिलेबस, पूरा कंप्लीट पैकेज रहेगा, टेंशन मत लेना। मैं यहाँ से वादा करके जा रहा हूँ, ऑन कैमरा आपको पूरा सिलेबस करा के जाऊँगा। पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पर मिलेगा और उसका मैं कोई चार्ज नहीं लेने वाला, कुछ भी नहीं, नथिंग। पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पर मिलेगा। आप आज प्रिपरेशन करो, कल प्रिपरेशन करो, 1 साल बाद करो, 2 साल बाद करो, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं कि साहब 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आइए, देखिए, जाइए। लेकिन मैं एक बात हमेशा आपको कह दूं कि जब तक गुरु को गुरु दक्षिणा ना मिले तब तक उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहता। ये बात ध्यान रखना। एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उसे गुरु दक्षिणा देनी पड़ी थी। मैं यहाँ आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मांग नहीं रहा हूँ, बस केवल और केवल क्या कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का मोटिव क्या है, मैं उन लोगों को बेनिफिट्स पहुंचाना चाहता हूं। आप सभी बेनिफिट्स लीजिए, लेकिन वो लोग ज़रूर इन चैनल्स के साथ जुड़े जिनके पास टैलेंट है, एक प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको थोड़ा सा बैकअप चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, और उसके बाद वो कमाल कर सकते हैं। मेरा मोटिव ये है, और मुझे लगता है कि मेरा कहीं से भी मोटिव कोई गलत नहीं है, अच्छा ही मोटिव है। तो अच्छे मोटिव के साथ तो भगवान भी साथ होता है। तो आप भी साथ दीजिए, थोड़ा सा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराइए। आप भी कीजिए। बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ। मिलेंगे एक नई वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यू के बड़े प्यारे क्वेश्चंस। ठीक है, ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, नोट्स ज़रूर बनाइए। तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। ख्याल रखिए।